नमस्कार दोस्तों। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं गृह विज्ञान का अध्ययन करने। उसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पार्ट 9, जिसका शीर्षक है आहार आयोजन। आहार आयोजन खुद में ही बहुत कुछ बता देता है। आहार, हम सुबह से शाम तक सुबह उठते सोचते हैं क्या बनाया है, आज क्या बनने वाला है, क्या खाना है, या फिर शाम रात को सोच लेते हैं मम्मी कल क्या बनाओगे, या घर में जो भी गृहिणी है जो बनाने वाली है उससे इसके बारे में बात करने लग जाते हैं। तो हमारे जीवन में आहार कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे स्वस्थ शरीर को चलाने के लिए। आहार आयोजन सिर्फ और सिर्फ खाना खाना नहीं होता, अपितु बहुत बड़ी चीज़ होती है। आहार सिर्फ एक कला ही नहीं होती, आहार आयोजन एक विज्ञान होता है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आए हम देखते हैं क्या क्या अध्ययन करेंगे। भोजन केवल भूख शांत करना ही नहीं होता, अपितु हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, शक्ति प्रदान करना, कार्य क्षमता बनाए रखना। अगर कोई इंसान पूर्ण रूप से अच्छा आहार, पौष्टिक आहार नहीं करता तो वो बीमारी की ओर अग्रसर हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण दूं, जो लोग भूख हड़ताल पे बैठते हैं उनका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है और उनमें कार्य करने की क्षमता घटती चली जाती है। और जो लोग दिन भर जंक फूड, ये बाजार का खाना खाते रहते हैं उनका भी पौष्टिक तत्व कम होता है शरीर में और उनकी कार्य करने की क्षमता कम होती है। वो थुलथुले मोटे दिखेंगे, जिनमें अंदर ताकत नहीं होती, दिखने में वो बहुत मोटे मोटे गब्दू दिखेंगे। तो आहार आयोजन हमारी सिर्फ भूख ही शांत नहीं करती, अपितु बहुत सारे अधिक कार्य भी करती है। ये सभी कार्य तभी सुचारू रूप से हो सकते हैं जब भोजन में सभी पौष्टिक तत्व हमारे शारीरिक स्थिति व तथा क्रियाशीलता के अनुरूप उपस्थित हो। हम पौष्टिक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न आयामों में, विभिन्न पड़ावों में अलग अलग होता है। जब से हम भ्रूण अवस्था में आते हैं तब से हमारी पौष्टिकता का ध्यान देते हुए, जब हम भ्रूण होते हैं तब हमारी गर्भवती माँ उसके पोषण का ध्यान रखती है। उस समय से लेकर मृत्यु तक हमको पौष्टिकता का ध्यान देना पड़ता है। अगर गर्भावस्था में गर्भवती महिला अगर पूर्ण रूप से पौष्टिक भोजन नहीं खाएगी तो वो भ्रूण एक पौष्टिक और हष्ट-पुष्ट नवजात के शिशु के रूप में जन्म नहीं लेगा। तो इसका मतलब जब हम इस जीवन में एक पहला अंश रखते हैं तब से लेकर मृत्यु तक पौष्टिक भोजन का बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण जगह पाई गई है। परिवार के विभिन्न सदस्यों को उम्र, लिंग, कार्य क्षमता, कार्यशीलता के अलग अलग होती हैं, फलस्वरूप उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। वो अपने जीवन यापन के पड़ाव में अलग अलग जगह होते हैं तो भी उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक गृहिणी या महिला या जो भी आहार आयोजन आपका घर का कर रहा है उसको इन सभी बिंदुओं का ध्यान रख के आगे अग्रसर होना होता है। आहार आयोजन केवल कागज पर दिन भर का एक खाने की सारणी बनाना नहीं होता कि आज हमको ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना नहीं। आहार आयोजन एक कला के साथ साथ एक विज्ञान होता है, जिसके अंतर्गत हमारे विभिन्न प्रकार के जो भोज्य समूह हैं, जिसका हमने 11वीं में अध्ययन किया था बहुत अच्छे तरह से, उन सभी को सम्मिलित करना होता है। विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व, जैसे अगर हम कहें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स जो हम खनिज लवण के नाम से जानते हैं, प्रोटीन, इन्हीं सभी को हमको सम्मिलित करना अत्यधिक आवश्यक है और वो भी पर्याप्त मात्रा में जो आपके शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। आहार आयोजन के महत्व हमने सबने कह दिया। आहार आयोजन सिर्फ एक कागज पे पूरे दिन की सारणी नहीं है, ये कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। अब इसके महत्व क्या क्या है, आइए उनका अध्ययन करते हैं। एक सफल आहार आयोजन किन दृष्टियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है? पौष्टिक संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए कि हमारे शरीर में जितनी भी विभिन्न प्रकार की पौष्टिक आवश्यकताएं हैं, विभिन्न जीवन काल के पड़ावों में विभिन्न लोगों के हमारे घर में, उन सब का ध्यान रखते हुए हम आहार आयोजन करें। सबकी रुचि के अनुसार आहार आयोजन करें। घर में सिर्फ एक ही जने के अनुसार आहार आयोजन नहीं होता। हमारे घर में छोटा, बड़ा, वृद्ध अवस्था, पौढ़ अवस्था, शिशु अवस्था, शैशव अवस्था, सब
प्रकार के लोग रहते हैं, तो सबके लिए अलग अलग भोजन तो नहीं बन सकता, किंतु हम आहार आयोजन के अंतर्गत हम ऐसा आहार आयोजन या ऐसा भोजन को प्लान कर सकते हैं कि सबकी ज़रूरतें पूरी होते हुए हम उसको रुचि अनुसार सबके लिए बना सकें। भोजन को वैविध्य पूर्ण बनाना, अगर सुबह शाम एक तरह की दाल और एक तरह की सब्जी या एक तरह की रोटी आपको परोसी जाए तो आप नहीं खाएंगे, या आपकी थाली में हर चीज़ पीली पीली नज़र आए तो भी आपको खाना पसंद नहीं आएगा। तो उस तरह लिए हमें वैविध्यपूर्ण कि कुछ हरा हो, कुछ पीला हो, कुछ सफ़ेद हो, अलग अलग रंगों के अनुसार वो आकर्षक लगे और स्वादिष्ट भी लगे, उसको हमको आयोजन करना होता है। कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का अद्वितीय साधन, अगर हम समय काल परिस्थिति के हिसाब से आहार आयोजन करेंगे तो हम पहले से ही उस बारे में सोच के बाज़ार से वो सामान लाकर एकत्रित कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कम कीमत पे हमारा आहार आयोजन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आहार आयोजन करने वाला व्यक्ति है उसको आराम से समय मिलेगा, आराम से वो आयोजन कर सकेगा। 1 और 2 दिन के अंतर्गत वो उस चीज़ को प्लान कर सकता है और उन चीज़ों को उपलब्ध करा सकता है। अगर हम उसी काल उसी समय तय करेंगे तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हमें बनानी है वो सब चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध हो, तो जिस भी कीमत में वो बाज़ार में मिलेगी हमें लाना पड़ेगा, किंतु अगर हम पहले से करेंगे तो कम कीमत में उसका आयोजन कर सकते हैं। गृहिणी अपने समय, शक्ति, धन तीनों साधनों का बचत कर सकती है। अगर हमें आयोजन करते समय एक दिन पहले या समय काल के हिसाब से आयोजन कर लिया है तो गृहिणी पहले से तैयारी करके रख सकती है, तो उसी समय उसको हर चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ तक शक्ति का सवाल है, वो बहुत सारे उपकरणों और चीज़ों को यूज़ करके वो अपनी शक्ति को बचा सकती है। धन के लिए मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि एकदम से अगर आप कुछ चीज़ को आयोजन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके पास उपलब्ध हो और पास की दुकान पे सस्ती मिले, तो धन को भी वो बचा सकती है। और पहले से अगर वो आयोजन करेगी तो कुछ सुबह की चीज़ या रात की चीज़ को प्लान करके आयोजन करके वो दूसरे दिन में उपयोग में ले सकती है। वो तीनों चीज़ों का बचत करके और पौष्टिक भोजन को तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकती है और आपको स्वस्थ रख सकती है। इसके द्वारा गृहिणी को भोज्य पदार्थों के संग्रहण, घरेलू उत्पादन की संभावनाएं, मौसम के अनुरूप खाद्य पदार्थों की उपलब्धता आदि के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कि मौसम के अनुरूप अगर हम बात करें कि इस समय सर्दी चल रही है तो हमें क्या बाज़ार में बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, गोभी, पत्ता गोभी, मटर, गाजर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बाज़ार में मिलेगी। और अगर इसी समय गर्मी चल रही है तो कौन सी सब्जियां बहुत अच्छे से उपलब्ध होगी, भिंडी, लौकी, तुरई, टिंडा, तो वो चीज़ें हमें पता होगी कि हम उसके अनुसार अपना भोजन का आयोजन कर सकें। और उसी तरह अगर हम फलों की बात करें या हम अनाजों की बात करें कि इस समय बाज़ार में नया अनाज आ रहा है, होली आ रही है तो नया गेहूं आएगा, और अगर दिवाली आ रही है तो बाजरा, मक्का इस सर्दी के लिए तैयार होंगे। तो इस तरह से हमें मौसम के अनुरूप, आवश्यकताओं के अनुरूप हम अपनी घर में चीज़ों का संग्रहण कर सकते हैं और पैसे की, शक्ति की और पौष्टिक तत्वों की सबका ध्यान रखते हुए आगे अग्रसर हो सकते हैं। आहार आयोजन की अब आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अभी तक तो हमने मैथ पढ़ लिया कि कैसे कैसे करना है, अब इसकी आवश्यकता क्यों है? अगर हम आहार आयोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? पहली बात तो अगर हम आहार आयोजन नहीं करेंगे तो हमारे घर में जो विभिन्न आयु के या विभिन्न लिंग के या विभिन्न परिस्थितियों के जो लोग हमारे घर में रह रहे हैं उन सबकी पौष्टिक तत्वों की हम ध्यान नहीं रख पाएंगे और कहीं ना कहीं चूक करके किसी न किसी को अस्वस्थता के और अग्रसर कर देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक परिवार में भिन्न भिन्न आयु, लिंग, विविध प्रकार के कार्य करने वाले सदस्य रहते, शारीरिक स्थिति एवं क्रियाशीलता के आधार पर इन्हीं सभी की आवश्यकताओं की ज़रूरतें भिन्न भिन्न होती है। एक बच्चा जो दिन भर खेल के आता है उसकी आवश्यकता भिन्न होगी और उसी के तुलनात्मक आपके घर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता है, उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं कम होगी। उसको सिर्फ दोनों को ही प्रोटीन चाहिए, लेकिन जो बालक है उसको अपनी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए और उसी जगह एक वृद्ध को अपने अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन चाहिए।
और जहाँ बालक है उसको दिन भर खेलने के चक्कर में अधिक कैलोरी की आवश्यकता है, और वृद्ध व्यक्ति जो दिन भर घर में बैठा रहता है उसको बहुत कम कैलोरी की आवश्यकता है, क्योंकि वो अधिक कार्यशील नहीं है, उसको विभिन्न अलग विटामिन, खनिज लवण इनकी आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि वो हमको विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। जो अधिक कार्य करते हैं, जैसे रिक्शा चालक, जैसे गृहिणी जो घर का सारा काम स्वयं करती है, उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो बालक है उसे अधिक प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं वृद्ध अवस्था में उसको कम ऊर्जा लेकिन अधिक प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन की आवश्यकता होती है। और किशोरों को भी ऊर्जा और प्रोटीन, मैंने कहा प्रोटीन उच्च स्तर का होना चाहिए, क्योंकि उनका ग्रोथ ईयर है, वृद्धि का काल चल रहा है। इस समय अगर उनको इन पौष्टिक तत्वों की कमी हुई तो कहीं ना कहीं वो वृद्धि में कमी होकर आगे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आइए आगे देखें क्या होता है। आहार आयोजन के सिद्धांत, किन सिद्धांतों पे हम आहार आयोजन करते हैं? हमने कहा पूर्ण दिन का आहार आयोजन करना है, एक कला है, एक विज्ञान है, हमने उसके महत्वपूर्ण पढ़ लिए, उसकी आवश्यकताएं पढ़ ली, लेकिन इसको करने के सिद्धांत क्या है, क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें आहार आयोजन करना चाहिए, जैसे कि हम एक सफल आहार आयोजक रह के हमारे घर के स्वास्थ्य का ध्यान रख के आगे अग्रसर हो सकें। सबसे पहला बिंदु है पौष्टिक आवश्यकताएं। घर के विभिन्न लोगों की विभिन्न पौष्टिक आवश्यकताएं होती है, इसका ध्यान रखते हुए हमें आहार आयोजन करना चाहिए, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो आयु हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गर्भकाल हो। विभिन्न पौष्टिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें आहार आयोजन करना चाहिए। फिर है विविधता। विविधता हमें विभिन्न प्रकार से लानी पड़ती है। अगर मैं साधारण से आपको उदाहरण दूं, आटा, आटे के हम कौन कौन से स्वरूप में खा सकते हैं? क्या हम हमेशा रोटी खा सकते हैं? नहीं। आटे की हम ब्रेड भी खाते हैं, बाटी भी खाते हैं, फिर हम क्या खाते हैं, पराठा भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, पूड़ी भी खाते हैं। तो है तो सिर्फ आटा ही। आटा के विभिन्न विविध रूप हमने देखे। बाटी का स्वाद अलग है, रोटी का स्वाद अलग है, पराठे, पूड़ी, चूरमा, इन सभी का स्वाद अलग है, टोस्ट, ब्रेड सब आटे से बनती है। तो ये सब हमारे भोजन में क्या लाती है? विविधता लाती है, विभिन्न कलर के रंग लाती है, रूप, खुशबू, आकार सब लाती है। हर खाद्य समूह से विभिन्न भोज्य पदार्थों का चयन करना चाहिए। ये नहीं कि रोज सुबह शाम दालन में से ही बना लें, कुछ हमको सब्जियों में से भी लेना पड़ेगा। सब्जियों में भी हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, हरे पत्तेदार सब्जी, अन्य सब्जियां। हरे पत्तेदार सब्जियों में से भी चुनना पड़ता है हमें, अन्य सब्जियों में से भी हमें चुनना पड़ता है। और एक कैटेगरी है कंदमूल, जो उसमें हमें आलू, गाजर, मूली ये सब आता है। अन्य सब्जियों में आता है लौकी, तुरई, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब आता है। तो हमें तीनों कैटेगरी जो होती है सब्जियों की, उनमें से चुनना की ज़रूरत होती है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के पकाने की तरीका। हमने दाल चावल खाना है, दाल चावल हम पका के कैसे कैसे खा सकते हैं? जैसे मैंने आपको आटे का बोला, पूड़ी हम तेल में तल रहे हैं, पराठा हम उथल तलने की विधि से पका रहे हैं, रोटी हम सेक रहे हैं, बाटी हम रोस्ट कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के पकाने की विधियों को लेते हुए हम भोज्य पदार्थों के स्वाद को बदल सकते हैं और उसमें विविधता ला सकते हैं। भोज्य पदार्थ की बनावट में विविधता। रोटी गोल होती है, पराठा त्रिकोण होता है, बाटी गोल बॉल नुमा होती है। तो उसकी बनावट की विविधता लाके भी भोज्य पदार्थों का हम विविधता ला सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भोजन की तरफ आकर्षित करने के लिए हम और अलग अलग तरीके से रोटी बनाते हैं, गोल, ट्रायंगल, चौकोर। तो बच्चे को कहता है अच्छा मेरे को खाना नहीं खाना, बोला अच्छा ट्रायंगल रोटी खाएगा, चौकोर रोटी खाएगा। तो बनावट को बदल बदल के हम वैविध्यपूर्ण बना सकते हैं। भोज्य पदार्थों के आकार प्रकार में विविधता लाकर, जैसे हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को आकर्षक बना सकें। शुद्ध संतुष्टि। शुद्ध संतुष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये हमारे बहुत सारे प्रश्नों में पूछा भी जाता है। शुद्ध संतुष्टि एक इकोनॉमिक्स का भी है कि हमने खाना तो खा लिया, कभी कभी हमारे अंदर ऐसा होता है मैंने खाना तो खा लिया लेकिन मन नहीं भरा, होता ही नहीं होता। तो वो जो मन नहीं भरा वाली स्थिति होती है वो शुद्ध संतुष्टि होती है कि हमने भोजन तो अपना पेट तो भर लिया लेकिन जो ये मन है ना वो तृप्त नहीं हुआ। और कभी कभी अपनी मनपसंद चीज मिलते ही एक गस्सा खाते कहते हैं मजा आ गया,
अंतर्मन तृप्त हो गया। जो वो तृप्ति, मन भरने वाली बात है, वो शुद्धा संतुष्टि होती है। तो इसलिए हमें आहार आयोजन करना चाहिए कि हम विभिन्न प्रकार के पसंद के हिसाब से भोजन को कर सके और सबको शुद्धा संतुष्टि ला सके, कि उनका पेट तो भरे, साथ में मन भी भर दे और उनको भोजन से तृप्ति, मन खुश, तन खुश, पेट खुश वाली स्थिति में आ सके। और उस समय भोजन में रेशा, वसा, प्रोटीन सभी होने चाहिए, जैसे हमारा पेट भी भरे और मन भी भरे। अगर बहुत ज़्यादा मैदा ही मैदा काम में लेंगे तो पेट तो भरेगा, लेकिन हमारा जो पाचन क्रिया है वो खराब हो जाएगी। सुबह सुबह जो हमको बाथरूम बुलाता है वो नहीं बुलाएगा। तो हमें इसके लिए रेशे की भी आवश्यकता होती है। फिर आ जाएगा आहार समय। आहार समय सामान्यतः हर घर में 4 आहार होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? सुबह का नाश्ता, खाना, चाय और रात का खाना। ठीक है, ये तो 4 मेन होते हैं, लेकिन कुछ जगह सिर्फ 2 काम में आते हैं। कई जने सिर्फ सुबह ऑफिस जाते हुए खाते हैं और रात को खाते हैं। और बच्चों का देखा जाए तो उनके लिए सुबह का नाश्ता होता है, स्कूल का टिफिन होता है, फिर दिन का खाना होता है, फिर शाम का चाय का समय होता है, रात का खाना होता है। सामान्यतः बच्चों को जो होता है वो हर 2 या 4 घंटे में खाना खाने को देना चाहिए। वहीं बुजुर्गों के लिए 4 होते हैं, वहीं कई लोग सिर्फ 2 आहार आयोजन करते हैं। तो सामान्यतः कहने का मतलब ये है कि हमारा आहार समय हमारे हर घर का अलग होता है। उसके अंतर्गत ध्यान रखते हुए हमें आहार आयोजन करना चाहिए। उस जितने भी भोजन काल है उनको ध्यान में रखते हुए पूर्ण आहार आयोजन करके उनको पूर्ण पौष्टिक तत्व देने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वो 2 समय खाते तो हम कैसे उनका पौष्टिक आहार आयोजन करें। इसीलिए इसको सिद्धांत को ध्यान में दिया गया है कि आहार समय भी हम ध्यान दें कि किस समय कितना आहार आयोजन के हिसाब से देना चाहिए। और सुबह के खाने के समय बहुत अच्छा हेवी खाना या नाश्ता करना चाहिए। रात तक आते आते हल्का खाएं, जैसे आपका पाचन क्रिया भी अच्छी होए। फिर आ रहा है पूरे दिन को एक इकाई मानकर किया जाए। हमको पूरे दिन में अगर 2400 किलो कैलोरी खानी है तो हमें पूरे दिन का ध्यान रखते हुए इस 2400 किलो कैलोरी को बांटना है। इसमें अगर 60 ग्राम प्रोटीन हमें पूरे दिन में लेना है तो इसको पूरे दिन में बांटना पड़ेगा। जितने आहार कर रहे हैं, चाहे सुबह का नाश्ता, खाना, शाम का चाय, सबको लेके इसको पूर्ण रूप से बांटना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने सिर्फ सुबह सुबह तो प्रोटीन दे दिया, शाम को सिर्फ विटामिन दे दिया, ऐसा नहीं होता। जो पूरे दिन का हमको इकाइयाँ दी गई है उसको पूरे दिन में हमें बांट के पूर्ण रूप से विभाजित करके आहार आयोजन करना पड़ेगा। उसमें हमारा हर समय का खाना आ जाएगा। फिर आता है समय। समय भी एक कारक है भोजन आयोजन करने के लिए। महिला सुबह जल्दी घर के काम से निकल जाती है तो वो अपना आधा काम रात को करेगी। सब्जी काटना, क्या बनाना है या और कुछ उबाल के रखना है, वो सब काम रात को करेगी। या शाम को बहुत ज़्यादा लेविश खाना बनाना है, बहुत सारे छोले, पूड़ी और ये सब बनाना है, वो सुबह से भिगो के रखेगी, उबाल के रखेगी, सब्जियां काट के रखेगी, मसाला भून के रखेगी। जो भी वो है उस हिसाब से समय को संचालित करेगी आहार आयोजन में और बचा के अपना पूर्ण रूप से तैयारी करके आपको प्रस्तुत करेगी। भोजन की स्वीकार्यता। तैयार पके पकाए भोजन की स्वीकार्यता आहार आयोजन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि पूर्ण, संतुलित, स्वादिष्ट और आकर्षक, स्वादिष्ट के संग संग आकर्षक भी होना चाहिए रूप में परोसा हुए व्यंजन परिवार के सदस्य द्वारा ही ना खाया जाए तो आहार आयोजन की संपूर्ण मानसिक व शारीरिक प्रक्रिया तथा समय, श्रम व्यर्थ हो जाता है। एक सब्जी है, सामान्य से अगर हम बात करें पाव भाजी के बारे में, तो भाजी को हम एक सब्जी बना के यूं ही रख दें तो वो इतने मज़ेदार नहीं होगी। और वही भाजी के ऊपर हम थोड़ा सा धनिया के, थोड़ा सा मक्खन डाल दें, थोड़ा सा प्याज डाल दें, साथ में एक नींबू रख दें, तो वो दिखने में आकर्षक दिखेगी नहीं दिखेगी? तो वो जो आकर्षक दिखेगी, हमारा भोजन की स्वीकार्यता सबसे पहले कहाँ से होती है? घर में घुसते ही कभी कभी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो सबसे पहले अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो भोजन की स्वीकार्यता उसकी खुशबू से होती है कि हमारे पेट में भूख लगने लग जाती है। फिर दूसरी भोजन की स्वीकार्यता हमारे आँख से होती है, क्योंकि हम भोजन खाने के पहले
देखते हैं। अगर देखने में वो सुंदर होगा तो स्वाद में थोड़ा सा कम भी होगा तो चल जाएगा, बाद में वो मुंह में जाता है। तो सबसे पहले वो जो दो स्वीकार्यता है, खुशबू और दिखने में वो सुंदर होना चाहिए, वैविध्यपूर्ण होना चाहिए, तभी वो स्वीकार करा जाएगा और हमारा आहार आयोजन सफलतापूर्ण होगा। अगर ये नहीं होता तो हमारा सब कार्य करावा व्यर्थ है कि हमने सबके पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता का ध्यान दिया, हमने पूरी इकाई माना, हमने वैविध्यपूर्ण बनाया, इन सब चीज़ों व्यर्थ है अगर वो स्वीकार नहीं किया जाता। अतः आहार आयोजन करते समय ध्यान रहे कि आहार आयोजन में भोज्य पदार्थ तथा पकाए गए व्यंजन का चयन परिवार की रुचि के अनुरूप किया जाए। मेरे घर में बाजरे का खिचड़ा पसंद किया जाता है और मैं वही नहीं बनाऊं तो कोई मतलब नहीं है, या किसी के घर में बिल्कुल भी बाजरे का खिचड़ा नहीं पसंद किया जाता और रोज की रोज मैं बाजरे का खिचड़ा बना दूं कि नहीं ये बहुत लौह तत्व में परिपूर्ण है, बहुत स्वादिष्ट बनता है, इस समय की ज़रूरत है, रेशापूर्ण है, और विभिन्न प्रकार के तर्क दूं तो कोई मतलब नहीं है अगर मेरे घर वाले नहीं खाते हैं। तो जो भी हम पका रहे हैं सबकी स्वीकार्यता होनी चाहिए, तभी उसके पौष्टिक तत्व उनके अंदर जाएंगे। आप कितने ही तर्क दे दो, अगर कोई खाएगा नहीं तो पौष्टिकता धरी की धरी रह जाएगी। इसका आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। पकाने की उचित विधि, इसके बारे में हम और भी बात कर चुके हैं कि हमारे को पकाने की उचित विधि पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम दाल चावल की मिला के बात करें तो उसकी हम इडली भी बना सकते हैं, उसकी हम डोसा भी बना सकते हैं, उसका हम उत्पम भी बना सकते हैं। जिस तरह से हमने रोटी की बात करी, आटे की बात करी, तो उसके विभिन्न प्रकार के पकाने की विधियों के द्वारा हम उसको पका रहे हैं, खा रहे हैं। चूरमा है, बाटी है, रोटी है, पराठा है, ब्रेड है, टोस्ट है, सब आटे से बन रहा है, सबके स्वाद अलग है। बिस्किट भी आटे के ही अंतर्गत आता है। और भोज्य पदार्थ का चयन, खरीद, संग्रह, पकाने और परोसने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भोजन को आहार आयोजन करते समय भोज्य पदार्थों को पकाने की उचित विधि का ध्यान रखें कि इडली बनानी है तो हमें स्टीम ही देनी पड़ेगी, भाप ही देना पड़ेगा। रोटी बनानी है तो गैस पे सेकनी पड़ेगी, अच्छे से सेकनी पड़ेगी। पराठे को घी या तेल से सेकना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के ध्यान में रखते हुए स्वाद के अनुरूप, रुचि के अनुरूप हम बना के खिला सकते हैं, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रुचि और स्वीकार्यता का ध्यान दें, अन्यथा हमारा आहार आयोजन व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है, हमारी सारा श्रम, समय, पैसा सब बर्बाद है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का ध्यान दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहार आयोजन की आवश्यकता, सिद्धांतों को ध्यान रखते हुए सबसे पहले हम उनको प्रभावित करने का वाले कारकों का ध्यान दें जिसके कारण हमको आहार आयोजन करना है। सबसे पहला बिंदु है आयु एवं शारीरिक स्थिति। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, हम अपने घर में विभिन्न प्रकार की आयु वाले बच्चे रहते हैं, नवजात से लेके वृद्धावस्था तक, चाहे वो नवजात हो, बालक हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, बीमार हो, गर्भकाल हो, धात्री महिला हो। तो विभिन्न प्रकार की आयु वाले जने रहते हैं जिनका हमको ध्यान देना पड़ता है। शारीरिक स्थिति मैंने बता दी, शारीरिक स्थिति की विभिन्न परिस्थितियाँ और ज़रूरतें और रुचियाँ होती है जिनका हम ध्यान रखते हुए करेंगे। इसमें एक साधारण सा उदाहरण दूंगी। छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है, 7 या 8 साल का, उसको दाल खाना पसंद नहीं है, उसको दाल नहीं खानी, तो हम उसको दाल ऐसा नहीं खिलाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस दाल का पराठा बना देंगे। वहीं पे वृद्ध व्यक्ति को दांत ना होने के कारण मुलायम मुलायम तरल पदार्थ चाहिए, तो हम उनको दाल रोटी में चूर के दे देंगे, तो उनको तरल हो गया। और वहीं बच्चे के लिए उस दाल का पराठा बना दिया। तो दोनों जनों की रुचि और शारीरिक स्थिति को देखते हुए प्रोटीन दिया और उस चीज़ को परिवर्तित करके आहार आयोजन में ले लिया। फिर आ रहा है लिंग। लिंग में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनका जो शारीरिक BMI है, जो हमने 11वीं में पढ़ा था, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, वो ज़्यादा होता है और उनको ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसलिए उनको ज़्यादा भोजन, ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है महिला के अपेक्षा साधारण स्थिति में।
मैं गर्भकाल और धात्री अवस्था नहीं बात करी, साधारण महिला और पुरुष में दोनों में तुलना करें तो पुरुष को ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है बनस्पत महिला को। उसी जगह महिला को हो किशोर अवस्था में लो तत्व की आवश्यकता ज़्यादा होती है तुलनात्मक पुरुष के। तो हमें उन आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए आहार आयोजन करना चाहिए। जलवायु एवं मौसम, ठंडे प्रदेश में हमें वो भोजन खाना चाहिए जो हमें गर्मी दे। जैसे अगर अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो हम वो भोजन खाएंगे जो हमें गर्मी दे, जैसे सूप पिएंगे ज़्यादा, या बाजरा खाएंगे, या गुड़ ज़्यादा खाएंगे, या वो भोज्य पदार्थ खाएंगे। जैसे अगर ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे मांस बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ मांस बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और मांस मच्छी से हमें ज़्यादा गर्मी मिलती है। तो ठंडे प्रदेश में वही वो खाएंगे। और उसी के तुलनात्मक अगर हम राजस्थान की बात करें जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे तेज मिर्ची खाई जाती है जिससे पसीना निकले और गर्मी कम लगे। या तरल पदार्थ ज़्यादा पिए जाते हैं। हर भोज्य पदार्थ में छाछ, राबड़ी, इन चीज़ों का मिलन ज़्यादा किया जाता है, उपयोग ज़्यादा किया जाता है, जैसे हमारे शरीर में ठंडक मिले। तो मौसम के अनुरूप, प्रदेश के अनुरूप हमारे को भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर आगे क्रियाशीलता। क्रियाशीलता जो होती है वो 3 भागों में विभाजित करी गई है, कम क्रियाशील, मध्य क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। जो कम क्रियाशील होते हैं वो होते हैं जो ऑफिस में बैठ के दिन भर काम करते हैं, उनको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तो उनकी ऊर्जा की आवश्यकता न्यून होगी। ये मैं एक ही उम्र के, अगर आप कहोगे 30 साल के एक पुरुष की बात कर रही हूँ या 30 साल की एक महिला की, अपन महिला ले लेते हैं क्योंकि महिला भी घर का काम करती है, महिला की बात कर रही हूँ, तो तीनों जगह वही हम काम में लेंगे। तो ये तो हो गई न्यू, जो ऑफिस में बैठ के दिन भर काम कर रहे हैं तो उनको वो कम क्रियाशील कहलाएंगे। उसी के जगह मध्य क्रियाशील जो गृहिणी होती है या जो टीचर होती है, जो थोड़ा घर का भी काम कर रही है, बाहर का भी काम कर रही है, तो वो मध्य क्रियाशील होती है, तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता थोड़ी बढ़ जाती है। अगर इसकी 1800 है तो इनकी 2000 हो जाएगी ऊर्जा की आवश्यकता। वहीं अधिक क्रियाशील वो होते हैं जो शारीरिक श्रम में लीन होते हैं, जैसे आपका रिक्शा चालक, जैसे आपके बेलदार जो दिन भर शारीरिक कार्य कर रहे हैं, जैसे आपके किसान दिन भर खेतों में काम कर रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा की आवश्यकता वहाँ पे 2400 हो जाएगी। उम्र वही है, लिंग वही है, बस काम करने की स्थिति के अनुसार आपकी ऊर्जा की आवश्यकताएं बदलती चली जाती है। ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, सबकी ज़रूरतें बदलती चली जाती है। ये काम करता है क्रियाशीलता पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रहे। आगे आने वाले पाठों में इसी के आधार पर हम आहार आयोजन करेंगे और सिखाएंगे। फिर होता आय। अगर हम बात करें सामान्यतः, अगर इकोनॉमिक्स के सिद्धांत में बात करें तो आय के अनुसार हमारा भोजन पे कितना खर्च होता है वो निर्धारित करता है। जितनी कम आय होती है उतना ही अधिक भाग हमारा आय पे खर्च होता है। अगर कम आय वाले लोग होते हैं तो उनका 50% आय का भाग भोजन पे खर्च होता है, और जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे भोजन पे खर्च करने वाला प्रतिशत कम होता चला जाता है। इसका साधारण सा उदाहरण दूंगी। एक मजदूर और बेलदार जो दिन भर में 500 रुपये कमाता है पूरे परिवार के लिए, तो पूरे परिवार के लिए आहार खरीदने के लिए एक दिन के लिए उसको मिनिमम से मिनिमम 250 से 300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो इस 500 रुपये का आधा हो गया कि नहीं हो गया। उसी जगह वो जो बंदे एक दिन में 50,000 कमा रहे हैं या 5,000 कमा रहे हैं एक दिन में, तो पूरे दिन के आहार आयोजन के लिए कितना खर्च कर देंगे? 1,500। तो कितना प्रतिशत कम हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ तो यहाँ 50 से 60% है और कहाँ ये करीबन 25% के आसपास आ गया, 25 से 30% तक आ गया। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे हमारे भोजन पे पैसा खर्च होने का प्रतिशत कम या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास पैसे कम हैं, आर्थिक स्थिति एकदम
ज़रूरी नहीं है हर जना हर दिन 5,000 कमाने वाला ही हो, 500 वाला भी भूखा नहीं मरेगा, और उसको भी अपनी पौष्टिकता का ध्यान देख के स्वस्थ रहना है। बल्कि 500 वाले को ज़्यादा अपने शरीर का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक श्रम करने वाला है, अगर उसका शरीर सही नहीं होगा तो कार्य नहीं कर सकता। तो उसके अंतर्गत हम ध्यान दें, जैसे महंगे भोज्य पदार्थों की जगह, जैसे अंडा, मांस, मछली की जगह हम सस्ते भोजन पदार्थों से भी अपना प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दालन है, मूंगफली है, ज़रूरी नहीं काजू खाने से हमें वो पौष्टिक तत्व मिलेंगे, मूंगफली खाने से भी मिलेंगे। ज़रूरी नहीं अंडा खाने से मिलेंगे, सोयाबीन की दाल खाने से भी हमें संपूर्ण सेम पौष्टिक तत्व का मिलेंगे और हम उसको ले सकते हैं। हम आर्थिक आय के अनुसार मौसम की सब्जियां खा सकते हैं। सर्दी में ज़रूरी नहीं है कि मैं तरबूज खाने ही जाऊं, तरबूज खाने से ही मुझे तृप्ति होगी, बल्कि अंगूर खाने से ज़्यादा पौष्टिकता मिलेगी। क्यों? क्योंकि अंगूर मौसम का है, उसमें पूर्ण पौष्टिक तत्व है। अगर तरबूज खाऊंगी या आम खाऊंगी सर्दी में, तो वो कोल्ड स्टोरेज का मिलेगा, उसमें पौष्टिकता थोड़े से तो क्षीण होंगे ही होंगे और महंगा भी मिलेगा। तो ये ध्यान दें कि समय काल परिस्थिति मौसम के हिसाब से हम आहार खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा पौष्टिक, ज़्यादा सस्ता और ज़्यादा अच्छा और स्वच्छ मिलेगा। फिर बचे हुए आहार को दूसरे तरीके से बनाकर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। शाम की रोटी बच गई, अगर ज़्यादा आय वाला है तो वो गरीब को दे देगा, या बाहर गाय कुत्तों को खिला देगा, या किसी नौकर को दे देगा। लेकिन कम आय वाला क्या करेगा? अगर आहार बच गया, रोटी बच गई, तो सुबह उसे छौंक के खिला देगा, उसका पराठा रोल बना देगा, दाल बच गई उसके पराठे बना देगा, कुछ ना कुछ उसका उपयोग कर लेगा। सब्जी बच गई उसको आटे में लगा के पराठे बना देगा, या उसको दूसरा तड़का लगा के नई सब्जी के रूप में प्रस्तुत कर देगा। तो इन सब चीज़ों का हमको गृहिणी को ध्यान होना चाहिए। जो भी घर में आहार आयोजन की प्रक्रिया कर रहा है वो सब इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। विभिन्न भोज्य समूहों के सम्मिश्रण द्वारा ही व्यंजन बनाए। जैसे दाल खानी है, दालन के भोज्य समूह से हमें लेना है तो ज़रूरी नहीं है दाल ही खाया जाए, चना भी खा सकते हैं, नमकीन भी खा सकते हैं, बेसन भी उपयोग में ले सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार से हम विविधता लाके उस भोज्य समूह को अपने आहार आयोजन में सम्मिलित करें और इसका ध्यान दें। दूसरा है भोज्य पदार्थों की उपलब्धता। जो भोज्य पदार्थ हमारे इस मौसम में हमें उपलब्ध हो, हमारे प्रांत के हिसाब से, हमारे ज़रूरतों के हिसाब से उपलब्ध हो, हमें वही लेना चाहिए। अगर हम यहाँ पे चाहें कि बाहर का जो ब्लूबेरी आता है या क्रैनबेरी आता है वही खाएंगे तो महंगा मिलेगा। भारत देश में उस जगह जो चीज़ बहुत अच्छे से उपलब्ध होगी वो सस्ती, पौष्टिक और आराम से उपलब्ध हो सकेगी और हम उसको अपने आहार आयोजन में आसानी से सम्मिलित कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। बाद में है सदस्यों की पसंद व नापसंद। मैंने इस बारे में पहले भी बात करी है कि हम बहुत मेहनत से पौष्टिक भोजन बनाएं, किंतु रुचियों का ध्यान ना रखते हुए बस अपने हिसाब से पौष्टिकता का ध्यान रखते हुए भोज्य को बनाएंगे तो उसको कोई भी नहीं खाएगा। अगर कोई भी नहीं खाएगा तो हमारा आहार आयोजन व्यर्थ जाएगा। तो सबकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखें। जैसे कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि अगर छोटा बच्चा दाल नहीं खा रहा तो उसको दाल का पराठा दे सकते हैं और व्रत को हम दाल पतली बना के दे सकते हैं। इसी के विपरीत अगर हम दोनों को उल्टा करेंगे तो दोनों से नहीं खाया जाएगा और दोनों उसको स्वीकार्यता से नकार देंगे और हमारा आहार आयोजन विफल हो जाएगा। तो इसका हमको ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यकता होती है। फिर है पारिवारिक रीति रिवाज। हर परिवार में अलग रीति रिवाज होते हैं। अगर मैं अपने भारत देश में देखूं, पंजाब में जाके देखूं तो वहाँ पे छोले भटूरे, पिंडी जो हम राजस्थान में लड्डू कहते हैं, वहाँ पे पिंडी कहा जाता है, खिलाई जाती है। अगर हम धात्री अवस्था या प्रसव के दौरान कहें तो राजस्थान में इमली नहीं खिलाई जाती गर्भकालीन वो धात्री महिला को। और वहीं पे अगर हम नीचे अपने भारत देश में साउथ में जाएं, चेन्नई, वहाँ पे तो वहाँ पे प्रसव के दौरान ही इमली बहुत आसानी से खिलाई जाती है क्योंकि वहाँ की मौसम की ज़रूरत है कि उनको इमली खिलाई जाए। अपने राजस्थान में तो इमली को छुआई क्या खटाई को भी नहीं छुआ दिया जाता है। तो हमको इस चीज़ का रीति रिवाज का ध्यान दिया जाए। अगर हम पंजाबियों की बात करें तो उनके यहाँ किसी भी त्यौहार में छोले भटूरे और ये बनते हैं और वहीं पे विपरीत में अगर हम नीचे चेन्नई की तरफ जाएं तो वहाँ पे इडली सांभर और उत्तपम बनेगा और दोनों को विपरीत करके खिलाया जाए तो खाएंगे नहीं खाएंगे। तो हमें रीति रिवाज पसंद नापसंद का भी ध्यान रखते हुए आगे ध्यान देना चाहिए।
महिला का कामकाजी होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सामान्यतः बहुत ही एक चैलेंजिंग पॉइंट है, क्योंकि सामान्यतः माना जाता है कि जो महिला कामकाजी है वो अपने घर को पूर्ण रूप से पौष्टिक भोजन नहीं परोस सकती, जो कि गलत है। जो महिला होती है वो पहले से इस चीज़ को समायोजन करते हुए चलती है कि उसको अपने पूरे घर परिवार को क्या बना के खिलाना है, चाहे उसके लिए वो बाज़ार से आधा पका हुआ सामान खरीदे या तैयार मसाले उपयोग में ले, या रात को अपनी खाने की तैयारी करें, या जिस दिन छुट्टी है उस दिन बहुत ज़्यादा इलेबरेट खाने का आयोजन करें। तो कामकाजी महिला अपना आधा काम पहले करके तैयार रखती है, आधा बाज़ार से लाती है, जिस तरह से वो अपने परिवार के लिए स्वीकार्यता के अनुसार भोज्य का तैयारी कर सके। चाहे और समय व शक्ति बचाने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करती है और संतुलित आहार का आयोजन करते हुए आगे अग्रसर करती है। पौष्टिक संबंधी ज्ञान, हमने अभी तक आहार आयोजन तो कर लिया कि हमें आहार आयोजन चाहिए, हमें उसके सिद्धांत क्या है, आवश्यकता क्या है, उसकी महत्वपूर्ण अवस्थिति क्या है, लेकिन इन सब चीज़ों का करते हुए हमें पौष्टिक तत्वों का ज्ञान संबंधी ज्ञान भी होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है कि एक वृद्ध व्यक्ति को क्या चाहिए और एक बालक को पौष्टिक तत्व के क्या चाहिए। अगर हम साधारण सा उदाहरण दें तो एक बालक की पौष्टिक तत्वों में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो एक बालक को उसके वजन के अनुसार 1.2 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वहीं पे एक वृद्ध को 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसको ज़्यादा होती है, इसको कम होती है, तो इसका ज्ञान हमें होना अत्यधिक आवश्यक है। अन्यथा हम पोषण की जानकारी की कमी के कारण जो हम आहार आयोजन में दिन भर लगा रहे हैं वो व्यर्थ चला जाता है। उपरोक्त वर्णन सिद्धांतों एवं कारकों के आधार पर की गई आहार आयोजन व्यावहारिक एवं लचीली तो होगी ही, साथ ही विविधता लिए हुए भी होगी। इस प्रकार आयोजन से कई लाभ होंगे। हमने कहा इस समय तो यही बनेगा, हमने आहार आयोजन किया, लेकिन उसमें लचीलापन भी होना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर कोई मेहमान आ गया या किसी घर वाले ने, किसी भी व्यक्ति ने कुछ और डिमांड कर दी, तो उसमें थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए, जिसका हम अंतर्गत ध्यान देके उसको स्वीकार्यता तक ले जा सके। तो इस तरह से हमने आहार आयोजन के विभिन्न कारकों का अध्ययन किया, जिसमें हमने आहार आयोजन की महत्वपूर्ण अवस्था, आवश्यकता, सिद्धांत, कारक सबका अध्ययन करते हुए पूर्ण रूप से आहार आयोजन के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे और आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होंगे और निरंतर अध्ययन करके आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए तैयार होंगे। आशा करती हूँ ये पाठ आपको जीवन पर्यंत काम में आएगा और इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करके आप पूर्ण जीवन काल में इसका उपयोग करके अपने पूरे परिवार को पौष्टिक भोजन से परिपूर्ण कराएंगे और स्वस्थ रखेंगे। आप भी स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए, अध्ययन करते रहिए और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार रहिए। नमस्कार।